हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से एमसीक्यूज़ नहीं आए क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हूँ, घर पे सेल्फ क्वारंटीन हूँ। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक है तो सोच रहा था कि एक वीडियो बना लूँ एमसीक्यूज़ पे, एटलीस्ट अब तक एमसीक्यूज़ तो पहुँचें। तो दोस्तों, आज कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। आई होप आपने प्रिपरेशन की है और कुछ लोग कर भी रहे होंगे। जितना हो सके एमसीक्यूज़ ट्राई करें सो दैट आपको फाइनल एग्ज़ाम में तो एमसीक्यू ही आपको फेस करने हैं। बेसिक क्लियर करने के बाद हर टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कहीं से भी आपको मिलते हैं, वो ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए दोस्तों, आज के एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू। ये जो टर्म इम्प्रेस सिस्टम है, हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें है ए परचेज बुक, बी सेल्स बुक, सी कैश बुक और डी पेटी कैश बुक। दोस्तों, इम्प्रेस सिस्टम हमने कैश बुक एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि जो हम एक पेटी कैश बुक बनाते हैं जिसमें हम छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। तो उन छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। तो उसमें एक हेड कैशियर होता है जो कैश बुक बना जिसका काम कैश बुक बनाना है। अपना बर्डन कम करने के लिए वो एक पेटी कैशियर को अमाउंट दे देता है कि जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो उसको रिकॉर्ड करने हैं, और उसमें सिर्फ खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, इनकम रिकॉर्ड नहीं होती। तो पेटी कैशियर वो पैसों से अपने छोटे मोटे खर्चे जो है वो रिकॉर्ड करता है, और जितना पैसा उसने खर्च कर दिया वापस हेड कैशियर उसको दे देता है। और इसी सिस्टम को इम्प्रेस कहते हैं। कि सपोज़ करो कि अगर हेड कैशियर ने उसको 1000 रुपये दे दिए और उसने 600 रुपये का खर्चा कर दिया, तो ये 600 रुपये, अब उसके पास बैलेंस बचा 400। तो हेड कैशियर क्या करेगा, जितना पैसा उसने खर्च किया वापस उसको दे देगा, यानी ये 600 उसको फिर मिल जाएगा ताकि बैलेंस 1000 हो जाए। और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। आई होप आपको ये क्लियर है। सो जो इम्प्रेस सिस्टम है कहाँ किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर पेटी कैश बुक। सो आंसर इज डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ इंक्रीज्ड बाय द डेबिट एंट्री? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो डेबिट एंट्री से इंक्रीज़ होता है? दोस्तों, डेबिट बैलेंस मतलब कौन सी ऐसी चीज़ जो डेबिट एंट्रीज करने से इंक्रीज़ होगी? दोस्तों, या तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेबिट एंट्री करने से वो इंक्रीज़ होते हैं, या फिर एक्सपेंस जो हैं वो डेबिट एंट्री करने से इंक्रीज़ होते हैं। अब हम इसमें से देख लेते हैं चार में से कि इनमें से कोई एसेट या एक्सपेंस हमें दिख रहा है या नहीं। अगर आप इन चारों को देखोगे तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। तो प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और ये डेबिट एंट्री से इंक्रीज़ होते हैं, तो आंसर हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो सकता है। बाकी भी चेक कर लेंगे, कई बार मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है तो वो भी देख लें हम। सेल्स हमारी इनकम्स है, और दोस्तों इनकम्स का जैसे एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है या फिर क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज़ होती हैं। परचेज़ रिटर्न अकाउंट, दोस्तों परचेज़ हमेशा डेबिट में लिखी जाती है, लेकिन परचेज़ जो रिटर्न है, परचेज़ रिटर्न PR लिख रहा हूँ, वो कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट में, यानी क्रेडिट एंट्री करने से इंक्रीज़ होती है। तो ये भी क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज़ होती है। ऑल ऑफ दिस इसमें है नहीं, तो ओनली प्लांट एंड मशीन यानी एसेट जो है हमेशा डेबिट एंट्री से ये इंक्रीज़ होगा, एसेट या फिर एक्सपेंसेस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट शोज़ ए क्रेडिट बैलेंस और रुपीज़ 800। व्हाट डज इट मीन्स? दोस्तों, हमने कैश बुक की थी, आपको याद होगा हमने कैश बुक की थी, डबल कॉलम कैश बुक। और मैंने कहा था कि जो कैश बुक है ये आपकी डेबिट साइड आ गई, इसी तरह ये आपकी क्रेडिट साइड होती है, ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, ये कैश और ये बैंक। मैंने कहा था जो कैश बुक है सॉरी, इसका जो कैश कॉलम होता है, कैश वाला कॉलम, वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन जो बैंक वाला कॉलम है इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस होने का मतलब होता है, जब हम बैलेंस यहाँ लिखते हैं, डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया कैश एट बैंक। डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, उल्टी साइड में, तो उसको कहा जाता है कैश एट बैंक। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस हो, अगर ये बैलेंस क्रेडिट में हो, अगर ये बैलेंस क्रेडिट में हो,
जस्ट ए सेकेंड जी। तो अगर ये बैलेंस क्रेडिट में हो तो उसको हम बोलते हैं फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सो हमारा जो आंसर है कि जब भी हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि जो कैश कॉलम है उसका तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, तो बैंक का कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। सो हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर वैसे हैं क्या? देयर मस्ट बी अनडिपॉजिटेड कैश इन हैंड, देयर मस्ट बी सम एरर इन रिकॉर्डिंग, द कैशियर हैज़ एम्बेजल्ड द कैश, देयर इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सो राइट आंसर इज डी, कि जब भी बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा इट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, और अगर वही डेबिट बैलेंस होगा तो उसको कहेंगे कैश एट बैंक। आई होप ये क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, according to which of the following concept even the proprietor of the business is treated as character of the business? इनमें से किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोपराइटर है या फिर जो ओनर है उसको बिज़नेस का कैरेक्टर मान लिया जाता है? दोस्तों मैंने एक कंसेप्ट बताया था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसने ये कहा कि बिज़नेस अलग है और ओनर अलग है। बिज़नेस के लिए ओनर जो है वो जस्ट एक लेंडर है, एक क्रेडिटर है जिसने बिज़नेस को एक तरह का लोन दिया हुआ है। तो बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट ने कहा कि बिज़नेस अलग है और ओनर अलग है, और ओनर के पास जो बिज़नेस के पास जो ओनर ने कैपिटल लगा रखी है या बिज़नेस के पास जो पैसा ओनर की तरफ से आया है वो बिज़नेस के लिए एक लाइबिलिटी है जिसको हम इंटरनल लाइबिलिटी भी कहते हैं। तो ओनर बिज़नेस के लिए जस्ट एक क्रेडिटर है। ये किसने हमें बताया था? एंटिटी कंसेप्ट ने। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो इसका ए ऑप्शन है उसने ये कहा कि हर चीज़ की एक मनी वैल्यू होती है और जिस चीज़ की मनी वैल्यू होगी उसी को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट कंसेप्ट ने ये कहा था कि जो कॉस्ट हम किसी एसेट को ख़रीदने में खर्च करते हैं, जो पैसा हम पे करते हैं किसी एसेट को लेने के लिए, फर्दर अकाउंटिंग हम उसी कॉस्ट पे करते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट ने हमें ये कहा था कि अकाउंटिंग एक डुअलिटी का कंसेप्ट है, मतलब एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है, एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। और एंटिटी कंसेप्ट ने हमें सिखाया था कि ओनर अलग है, बिज़नेस अलग है, और ओनर के लिए बिज़नेस के लिए ओनर जस्ट एक क्रेडिटर है। चलिए दोस्तों आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म द स्टॉक इन ट्रेड इज़ वैल्यूड एट। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ने हमें ये कहा था कि हम एक्सपेक्टेड गेंस को कंसीडर नहीं करेंगे या फिर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉसेस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिज़नेस में हम कई लोगों को उधार देते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को हमने उधार दिया उनका पैसा हमें वापस आ जाए। देयर इज़ ऑलवेज ए चांस ऑफ बैड डेट्स, कि पैसा डूबने के चांसेस हैं। तो एक हो गया बैड डेट्स, यानी जो पैसा हमारा किसी वजह से रिकवर नहीं हो पाया, और एक होता है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, यानी जिसके डूबने के चांसेस हैं। हर बिज़नेस को पता होता है कि अगर वो कुछ उधार में गुड्स बेचता है हर साल तो कुछ ना कुछ पैसा उसका वापस नहीं आता, उसके लिए वो अलग से एक प्रोविज़न बना लेता है जिसको हम कहते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ने एक तो ये सिखाया कि एक्सपेक्टेड हमें लॉसेस को कंसीडर करना है, और दूसरा हमको उसने ये भी सिखाया कि हमारे पास जो स्टॉक है, यानी जो स्टॉक हमने ख़रीदा है बेचने के लिए, हम उसको किस प्राइस पे अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड करेंगे। तो याद रखना है कॉस्ट और मार्केट प्राइस, CRM यानी कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दोनों में से विच एवर इज़ लेस। बेशक आपने वो कॉस्ट उसकी, आप मान लो आपको कॉस्ट 1000 की पड़ी है, लेकिन अगर उसका मार्केट प्राइस अब 900 है तो आपने उसको 900 पे ही अपनी बुक्स में यानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, 1000 पे नहीं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड गेंस को कंसीडर नहीं करते, हम एक्सपेक्टेड लॉसेस को ज़रूर कंसीडर करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये स्टॉक जो हमने ख़रीदा कभी 1000 का था, अब क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू 900 है और कंसेप्ट ने हमें यही सिखाया कि लॉसेस को कंसीडर कर लो, इट मीन्स कि हम उसको 900 पे ही रिकॉर्ड करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये स्टॉक हमारा अब 1000 में बिकेगा। तो ये कंसेप्ट हमें किसने सिखाया? कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म ने। तो अब इसका आंसर आपके सामने कौन सा रहेगा? मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ हाईएस्ट, या मार्केट और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। तो ये हमें टी इसका आंसर रहेगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ ए ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट्स। ट्रायल बैलेंस हमें किस चीज़ को बनाने में हमारी मदद करता है। दोस्तों जर्नल से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल बनाने के बाद उसकी पोस्टिंग की जाती है लेजर्स में। फिर लेजर्स के बैलेंसेस को लेकर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। किसके लिए बनाया जाता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ये भी याद रखो, एमसीक्यू बन सकता है आपका। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और फिर ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है तो उसी ट्रायल बैलेंस से फिर हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो चलिए अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। ए ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट ए प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ओनली, सी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, डी प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं बनाता। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ओनली सिर्फ बैलेंस शीट ही नहीं बनाता। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ओनली। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाएगा और बैलेंस शीट भी आ जाएगी। तो तीनों को बनाने में ट्रायल बैलेंस हमारी मदद करता है। ट्रायल बैलेंस से ही हम ये तीनों चीज़ें बना सकते हैं। सो द राइट आंसर इज़ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पेटी कैश सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ। पेटी कैश सिस्टम किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया, किस चीज़ के लिए बनाया गया? क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों। पेटी कैश सिस्टम मैंने आपको बताया था, पेटी मीन्स स्मॉल, छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए। बिज़नेस में हम जो छोटे मोटे 100, 50, 200, 250 रुपये का खर्च करते हैं उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। उसके लिए अलग से कैश बुक बनाई जाती है जिसका नाम दिया जाता है पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश सिस्टम में डिज़ाइन ऑप्शंस आर टू मीट द नीड्स ऑफ स्मॉल बिजनेस की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, बी टू कवर स्मॉल एंड मिसलेनियस इनकम, स्मॉल और मिसलेनियस इनकम्स लेने के लिए, उनको कवर करने के लिए, या टू कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन कैश, स्मॉल एक्सपेंडिचर जो कि कैश में पे किए जाने हैं उनको कवर करने के लिए, या टू कवर बोथ स्मॉल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दोस्तों सबसे पहली बात यह कि पेटी कैश सिस्टम में हम इनकम्स को रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं। हम इसमें सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंडिचर। और कैसे एक्सपेंडिचर? पेटी एक्सपेंडिचर या स्मॉल एक्सपेंडिचर। सो सी इज़ द राइट आंसर, टू कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन कैश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इसमें से किसका डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है? दोस्तों देखो, डेबिट बैलेंस किसका है? डेबिट बैलेंस किसका होता है? एक तो एसेट का डेबिट बैलेंस होगा, एसेट का डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंस का। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। डेबिट बैलेंस किसका होगा? एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, इन दो का डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? क्रेडिट बैलेंस होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी एंड कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस। चलिए मोटे तौर पे ये मैंने बता दिए। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में हैव ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। किसका डेबिट या क्रेडिट दोनों में से किसी एक का बैलेंस होगा? मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। तो अभी मैंने बताया कि एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। परचेज अकाउंट, क्योंकि ये भी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो कौन सा बैलेंस होगा? हमेशा क्रेडिट। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर का करंट अकाउंट जिसमें पार्टनर के इनकम्स और एक्सपेंसेस दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर इनकम हो तो इसका इनकम ज़्यादा हो तो क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर पार्टनर के एक्सपेंस ज़्यादा हो तो डेबिट बैलेंस होगा। तो एक ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट है जिसका दोनों में से यानी डेबिट और क्रेडिट में से कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। सो आंसर इज़ बी, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ड्यू टू। नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब जिनको हम मनी में हम मेजर ना कर पाएँ, तो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाते किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? ऑप्शंस आर डुअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट या एंटिटी कंसेप्ट। डुअल कंसेप्ट अगेन मैंने बताया, दो एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के जो रिकॉर्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कहता है कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट। एक्रूअल कंसेप्ट ने कहा कि बेशक हमने कोई एक्सपेंस पे किया या नहीं किया, लेकिन अगर हमने सर्विस ले ली हमें उसको रिकॉर्ड करना है। कोई इनकम है हम तब रिकॉर्ड करेंगे
जब हम गुड्स की डिलीवरी दे दें तब हम उसको इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ने कहा कि जिस चीज़ की मनी वैल्यू होगी, जिसको मनी टर्म्स से हम मेजर कर सकते हैं, हमें उसको रिकॉर्ड करना है। और एंटिटी कंसेप्ट ने कहा कि बिजनेस अलग और ओनर अलग है। तो नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, वो किस कंसेप्ट ने हमें सिखाया कि आपको नहीं रिकॉर्ड करनी, दैट इज़ कॉल्ड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सो राइट आंसर इज सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गुड्स वर्थ ₹50 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमने गुड्स को चैरिटी में दे दिया तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? दोस्तों जब हम गुड्स क्रेडिट में देंगे, सबसे पहले चैरिटी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बीइंग एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस आपको पता है कि डेबिट किए जाते हैं। अब क्योंकि हम गुड्स डोनेट कर रहे हैं तो क्रेडिट हम किसको दे देंगे? टू परचेज़ को। ये आप सबको पता है कि जब भी हमसे गुड्स जाएंगी बिकॉज ऑफ चैरिटी, बिकॉज ऑफ डोनेशन, बिकॉज ऑफ फायर, ये किसी वजह से हमसे गुड्स जाएंगी तो हम परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि जब हमने गुड्स खरीदी थी तो परचेज़ को हमने डेबिट किया था। अब क्योंकि गुड्स हमसे जा रही हैं तो अकाउंट्स में कभी भी कोई चीज़ माइनस करनी हो तो हमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है। तो परचेज़ जब हमने ख़रीदा डेबिट किया था, अब गुड्स हमसे कम हो रही हैं तो हम उसको परचेज़ को क्रेडिट कर देंगे। सो हमने किसको क्रेडिट करना है? परचेज़ अकाउंट को। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे बात करते हैं। एडवर्टाइजिंग कंपेन टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। अगर हमने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसके लिए एडवर्टीज़मेंट की तो हमारा कौन सा सॉरी दोस्तों कौन सा एक्सपेंचर है? ए कैपिटल एक्सपेंचर, बी रेवेन्यू एक्सपेंचर, डी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंचर, सी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और डी नन ऑफ दीज। दोस्तों कोई भी हम नया प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो उसमें जो हम एक बहुत भारी मतलब ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करते हैं तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंचर कहेंगे। ये वो एक्सपेंचर हैं जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलेगा, और ये वो एक्सपेंचर हैं जिनको हम धीरे धीरे हम हर साल के प्रॉफिट में से राइट ऑफ करते हैं या अपने प्रॉफिट में से निकालते हैं। तो ऐसे एक्सपेंचर जो धीरे धीरे हम अपने हर साल के प्रॉफिट में से निकालें, क्योंकि उनका अमाउंट बहुत बड़ा होता है तो हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द डेब्ट्स रिटन ऑफ एज बैड इफ़ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली। ऐसे डेब्ट्स जो बैड हो चुके हैं, यानी जो हमें रिकवर नहीं हुए थे लेकिन बाद में अगर रिकवर हो गए तो उनको हम क्या करेंगे? ऑप्शंस आर क्रेडिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कि बैड डेट रिकवर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, या क्रेडिट टू डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस को हम डेबिट करेंगे, नन ऑफ दीज। दोस्तों जब हमारे बैड डेट्स होते हैं यानी पैसा डूबता है तो बैड डेट्स को हम डेबिट करते हैं। डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो एक लॉस होता है और लॉसेस को डेबिट किया जाता है। लेकिन जब वो रिकवर हो गए तो वो हमारा इनकम या गेन बन गया। तो इनकम और गेन हमेशा कहाँ के लिखा जाता है? क्रेडिट में, क्योंकि रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जब भी हमारे बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो हमारी जनरल जो बनती है वो ये बनती है कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, या डेबिट इंक्रीज इन एसेट। टू, क्योंकि जो बैड डेट एक समय हमारे हो चुके थे अगर वो रिकवर हो गए तो एक समय वो हमारा एक्सपेंस था या लॉस था और हमारी इनकम बन गया, तो हमने डेबिट किया था एज एन एक्सपेंस। अब हम इसको रिकवर कर रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो बैड डेट जब रिकवर होते हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। सो आंसर इज़ ए। सो दोस्तों बीच में मुझे कुछ खांसी भी है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो सॉरी आपको बीच में तो डिस्टर्बेंस भी हो रही होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देखते हैं। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज़ क्रेडिटेड टू। अगर हमने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? दोस्तों रेंट पे करना, रेंट मीन्स एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब हम पे करते हैं तो डेबिट हम उस एक्सपेंस को दे देते हैं। रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो रेंट को तो हमने कर दिया डेबिट, और किसको क्रेडिट करेंगे? क्या दिया हमने कैश दिया होगा तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। रूल नॉमिनल का रख जाएगा रेंट के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंस, और कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो, जो गया क्रेडिट करो। तो हमसे क्या गया? हमसे कैश गया तो हमने कैश को क्रेडिट कर लिया। सो दिस इज़ द राइट आंसर, मतलब सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेब्ट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू। अगर हमारे कुछ बैड डेट्स होते हैं तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? दोस्तों बैड डेट्स हो गए
तो हम डेबिट तो कर लेंगे सॉरी बैड डेट्स को हम डेबिट कर लेंगे क्योंकि हमारा लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और क्रेडिट हम किसको करेंगे, जिससे हमने वो पैसा लेना था, मतलब हमारा जो भी डेटर होगा जिसने वो पैसा देना था। अब डेटर हमारा एसेट है और क्योंकि हमारे पैसा डूब गया तो इट मीन्स हमारे एसेट्स कम हो गए। तो जब एसेट्स कम हो जाएं तो उनको डिक्रीज़, हमारा रूल होता है डिक्रीज़ इन एसेट, क्रेडिट डेबिट इंक्रीज़ इन एसेट और क्रेडिट डिक्रीज़ इन एसेट। तो हमारे एसेट्स क्योंकि कम हो रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा डूब गया है, तो इसलिए डेटर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई होप ये क्लियर है आपको। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज सनसेट टूअर्स हैज़ ₹3500 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन। सनसेट टूर का 3500 जो था अकाउंट रिसीव करना था या पैसा लेना था, किससे लेना था, मोहन से। आगे लिखा है ऑन 1 Jan पार्शियल पेमेंट ऑफ 2100 टू सनसेट टूर। हाँ ये है ऑन 1 Jan ऑन जनवरी 20th द रोटन नहीं है ये मोहन है, मेक्स ए पार्शियल पेमेंट ऑफ ₹2100। मोहन ने पार्शियल पेमेंट की 2100 की टू सनसेट टूर्स। द जनरेटिव मेड ऑन जनवरी 20th बाय सनसेट। वो क्या जनरेटिव बनाएगा, ऑप्शंस आर ए क्रेडिट टू कैश रिसीव्ड अकाउंट ₹2100, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। बी ए क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे। सी ए डेबिट टू कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और डी ए क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल 1400, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे 1400 का। सबसे पहले बात ये दोस्तों कि यहाँ पर जितनी पेमेंट की गई है हम जनरेटिव उसी की रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट 2100 की है तो ये दो तो आ नहीं सकती। अब रह गई पहली दो, ए और बी। एक क्रेडिट टू कैश रिसीव्ड अकाउंट, अगर उसने पेमेंट की तो कैश को तो हम डेबिट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास तो कैश आया, तो कैश तो क्रेडिट नहीं होगा। और क्रेडिट क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि एक एसेट आपका इंक्रीज़ होगा एक डिक्रीज़, कैश आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और दूसरी तरफ अकाउंट रिसीवेबल जो अपने पैसा रिसीव करना था मोहन से वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो डेबिट, जो आपका कैश इंक्रीज़ हुआ उसको डेबिट कर लिया और जो एसेट डिक्रीज़ हुआ उसको क्रेडिट कर लिया। तो हमें क्वेश्चन यही था कि हम क्रेडिट किसको करेंगे। सो ए क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट ऑफ ₹2100 यानी बी इज़ द राइट आंसर। हमें क्रेडिट पूछा गया था, हमें किसे करना है। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इज जनरली रियलाइज इन द पीरियड इन विच। अगर हमने कोई प्रोडक्ट बेचा उसके रेवेन्यू को हम रियलाइज यानी अपनी बुक में रिकॉर्ड कब करेंगे। ऑप्शंस आर ए कैश इज़ कलेक्टेड, बी सेल इज़ मेड, सी प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों ये मैंने बताया था, रेवेन्यू रिकग्निशन एक कंसेप्ट था जिसने ये कहा कि आप अपनी इनकम को एज एन इनकम तब रिकॉर्ड करोगे जब आप गुड्स की डिलीवरी या पोजेसन अपने बायर को दे देते हो। तो कैश इज़ कलेक्टेड, डजेंट मैटर आपने कैश कब कलेक्ट किया, आज आपने गुड्स की डिलीवरी दे दी, आप कैश कब कलेक्ट कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, जब आप गुड्स की डिलीवरी दे रहे हो तभी आपने अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना है। सो उस केस में रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट में कहता है कि रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड करो जब आपने सेल कर दी। डजेंट मैटर पैसा आपको आज मिले या 10 दिन के बाद, लेकिन आप एज एन इनको उसको रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करोगे या कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब आप गुड्स की डिलीवरी दे दोगे। सो व्हेन सेल इज़ मेड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज़ द अंडरलाइंग बेसिस फॉर। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने क्या कहा था कि बिजनेस एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है। तो इनमें से किसके लिए ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है अंडरलाइंग बेसिस है। ऑप्शंस आर ए स्टेटिंग फिक्स एसेट एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू, कि फिक्स एसेट्स को उनकी जो रियलाइजेबल वैल्यू उस पर बताना है, या डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, या मार्केट वैल्यू सिक्योरिटीज़ की डिस्क्लोज करना या बताना, डिस्क्लोजिंग द सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन द इनकम स्टेटमेंट, या डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज स्टेटिंग फिक्स एसेट्स एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू, की अपने फिक्स एसेट को हम किस वैल्यू पे दिखाएं, अपनी जो रियलाइजेबल वैल्यू है उस पर दिखाएं। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने हमें कहा था कि एसेट को हमारा जो बिज़नेस है वो एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है। तो उस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए बिजनेस एक्सपेंचर को दो हिस्सों में बांटा गया, रेवेन्यू एक्सपेंचर और कैपिटल एक्सपेंचर। कैपिटल एक्सपेंचर यानी जिसमें हम कोई ऐसा एक्सपेंचर करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो उस केस में क्योंकि हमने लंबे समय के लिए वो खर्चा किया है तो
तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखा गया, कैटेगरी में रखा गया और ये मान कर रखा गया क्योंकि बिज़नेस एक लंबे समय के लिए चलेगा, तो उसके हिसाब से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग कर दिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग कर दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो जिनका बेनिफिट सिर्फ उसी साल मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जिनका बेनिफिट हमें एक से ज़्यादा साल के लिए मिलता है। तो फिक्स एसेट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं और उन एसेट्स को हम उनकी रियलाइजेबल वैल्यू पे ही रखते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू यानी जिस वैल्यू पे वो हम उसको बेच सकते हैं आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ ए परचेज ए कार फॉर ₹5 लाख। ए ने एक गाड़ी खरीदी 5 लाख की, जिसमें से 1 लाख रुपये इसने डाउन पेमेंट कर दी, मतलब एडवांस दे दिया, मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹1 लाख एंड साइनिंग ₹4 लाख बिल पेमेंट। और एक 4 लाख का उसने एक बिल साइन कर लिया जिसकी पेमेंट उसको 60 दिन के बाद करनी है, मतलब एक उधार ले लिया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन से क्या होगा? ए टोटल एसेट इंक्रीज बाय 5 लाख, की टोटल एसेट हमारे 5 लाख इंक्रीज़ होंगे। गलत है, टोटल एसेट्स हमारे 4 लाख के इंक्रीज़ होंगे क्योंकि 5 लाख की अगर गाड़ी खरीद ली तो 5 लाख का एक एसेट ज़रूर इंक्रीज़ हुआ, लेकिन बदले में 1 लाख कैश भी दे दिया, तो एक लाख का एसेट डिक्रीज़ भी हुआ, तो नेट में 4 लाख की इंक्रीज़ है। सो जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो तो गलत है, इसको तो क्रॉस कर देते हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ बाय 4 लाख, ये बिल्कुल सही आंसर है कि लाइबिलिटीज़ 4 लाख इंक्रीज़ होंगी क्योंकि आपने देखा कि 4 लाख का इसने एक उधार लिया 60 दिन का, ये सही है। लेकिन आगे वाली ऑप्शंस भी पढ़ लें। टोटल एसेट्स इंक्रीज़ बाय 4 लाख, टोटल एसेट्स इंक्रीज़ होंगे 4 लाख के, ये भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें देखनी है। द टोटल एसेट इंक्रीज़ बाय 4 लाख, हमारे एसेट्स 4 लाख के इंक्रीज़ होंगे विद कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटीज़ भी 4 लाख इंक्रीज़ होंगी। तो सबसे सही आंसर हमारा कौन सा है? डी, कि हमारे एसेट्स भी इंक्रीज़ होंगे और लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी। सो अप्रोप्रिएट आंसर आपका डी रहेगा। 19th इज़ ए लेजर इज़ कॉल्ड ए बुक ऑफ, एक लेजर को हम कौन सी बुक कहते हैं? ए प्राइमरी एंट्री, बी सेकेंडरी एंट्री, सी फाइनल एंट्री और डी नन ऑफ दिस। दोस्तों लेजर इज़ कॉल्ड ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जर्नल को हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री कहते हैं, लेजर फाइनल एंट्री इसलिए क्योंकि जो अकाउंट है उसके 2 एस्पेक्ट जो होते हैं, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट हम फाइनली कहाँ पे करते हैं? जब हम पोस्टिंग इनटू लेजर करते हैं, तो हमारा वहाँ पे जो डुअलिटी एस्पेक्ट है कि एक ट्रांजेक्शन को हमें डेबिट भी करना कहीं और कहीं किसी जगह क्रेडिट भी करना है, वो वहाँ आके कंप्लीट हो जाता है। सो इसीलिए इसको कहा जाता है लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। 20th इज आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से बताओ कि जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है उसकी आइटम ऑफ रेवेन्यू यानी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फाइनेंशियल एंटरप्राइज मतलब वो एंटरप्राइज जो फाइनेंस का काम करती हैं या लोन देने का काम करती हैं, जो लोन बांटती हैं, जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, तो उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ए इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन, बी सेल ऑफ गुड्स, सी सर्विस रेंडर या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज होती हैं यानी जो लोन देने का काम करती हैं, उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो होता है इंटरेस्ट। जैसे आप देखते हो कि बैंक हमें लोन देते हैं तो लोन पे हमें उनको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। सो ये उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। बैंक कोई गुड्स नहीं बेचता, ना कोई सर्विस रेंडर कर रहा है, तो उनका जो मेन है वो है लोन देना, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और वही डिपॉजिट अगेन पब्लिक को देना इंटरेस्ट पे। तो बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है या फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं इतने ही रख रहा हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बार बार खांसी आ रही है। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगा MCQs के ऊपर। आप तब तक प्रिपरेशन करें, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करें। अभी भी आपके पास टाइम बहुत पड़ा हुआ है प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं और अच्छे से कॉन्फिडेंस से आप अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।